गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल द एस्पिरेंट्स चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऑफ द टॉपिक ऑफ द चैप्टर कह सकते हो, या फिर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, बट ओवरऑल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इट होल्ड्स द रिलेवेंस बिकॉज ऑफ द द रोल दैट द आरबीआई हैज़ टू प्ले इन द कंट्री, है ना। तो चलो समझते हैं कि आखिर आरबीआई की जो फंक्शनिंग है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फंक्शनिंग है उसमें कैसे इंटरफेरेंस हो सकता है, क्यों आरबीआई को अलग रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंक्शनिंग से, क्यों आरबीआई को ही हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनाए, है ना। ऐसा क्या है, क्या ये आरबीआई अकाउंटेबल है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आप भारत में या ऐसे लोकतंत्र में, किसी भी देश के लोकतंत्र में किसी को भी कुछ भी पावर दे दो, ऑल्दो वो वहाँ पे इलेक्टेड लोग नहीं बैठे हैं, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी आप इंश्योर ना करो। ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो आज समझते हैं कि आरबीआई के का जो रिलेशनशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्या है, और साथ ही साथ ये देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे सवाल करेंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे कि भारत में जो कॉरपोरेट बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस होते हैं, क्या उन्हें बैंक खोलने की परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, अगर नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए, व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। ओके, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फाउंडेशन है वो आपको भी पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर आया। इसी बात पे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि यार बता दो कि भारत के जो आरबीआई है उसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे। ठीक है, और दूसरे भारत के फर्स्ट इंडियन गवर्नर, आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे। ठीक है, तो एक मैं हिंट दे देता हूँ उनका, है ना। चलो मैं बता ही देता हूँ, ऑप्सॉन स्मिथ ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अभी आपको बताना है कि भारत के पहले इंडियन, मतलब आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन रहे। ठीक है, इतना बता दोगे आप। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बता दोगे। ओके, याद रखना यार। हाँ ठीक, हाँ जी, चलो ठीक है। देखो आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग जो आरबीआई की फंक्शनिंग है वो एक बोर्ड करती है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड, जिसमें लगभग 21 मेंबर आते हैं। गवर्नर होते हैं, 4 डिप्यूटी मेंबर्स होते हैं, है ना, 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि आरबीआई के रीजनल बोर्ड्स, जो कि आपको 4 रीजन्स में दिखाई देते हैं, वहां से होते हैं। फिर 10 लोग होते हैं जो कि सेंटर नॉमिनेट करती है, जिसमें से 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो सेंटर और अगेन नॉमिनेट करती है। तो ये सेंट्रल बोर्ड की फंक्शनिंग, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं वो हमने देखा। ठीक है, लेकिन अब ये आता है कि ये जो गवर्नर होते हैं इनको पावर कहाँ से मिलता है, इनकी फंक्शनिंग की जो राइट्स है, इनके जो अधिकार है वो कहाँ से आते हैं। तो ये जो अधिकार होते हैं ये सेंट्रल बोर्ड के अंदर से नहीं आ रहा है। गवर्नर को जो पावर मिली है वो आरबीआई एक्ट के ही आधार से मिली है, उसी के बेसिस पे मिली है। साथ ही साथ गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं, नन एंड अदर देन द प्राइम मिनिस्टर, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके उनको करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है उनके इस गवर्नर के अपॉइंटमेंट में उनका कोई वहां पे स्टैंड नहीं होता है। सो दे डोंट हैव एनी रोल टू प्ले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। ठीक है, तो इस केस में वो सबऑर्डिनेट बनाई गई है। अब आरबीआई में जो पॉलिसी डिसीजंस लिया जाता है जनरली, वो जनरली गवर्नर और उनके जो 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं वही लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड का बहुत बड़ा काम नहीं है। सेंट्रल बोर्ड का एक बस इतना काम होता है कि आरबीआई को एक ब्रॉडर विजन दे ना, आरबीआई को और डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे, एडवाइजरी रोल कह सकते हो उनका वहां पे हो सकता है, और उनके पास मतलब जस्ट इन द स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन वहां पे चीजें की जाती हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि आपका सेंट्रल बोर्ड होता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखते हैं कि ये जो क्या नाम है आपका रिलेशनशिप के बारे में हम जो बात करते हैं सेंटर और आरबीआई के बीच में क्या है। यार देखो, सेंटर जो है ना हमारा, जो भारत हमारी जो भारत की सरकार है, और जो आरबीआई है, उन दोनों के पास अपने अपनी मैंडेट है, अपना उनका काम करना होता है, कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है। ठीक है, दोनों एक फिस्कल पॉलिसी बनाती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करती है। तो ओवरऑल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने में दोनों का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर कहीं पर डिसएग्रीमेंट हो गया कि सेंटर को लगता है नहीं यार आरबीआई आप ये अच्छी चीज नहीं कर रहे हो, आप जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट करने के लिए बार बार रेपो रेट आप मतलब बढ़ा दे रहे हो वो ठीक नहीं है ना, इससे एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव जाएगा, एक्सपेंड लोग खर्च कम करेंगे, और जब खर्च कम करेंगे तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं होगा।
तो अगर इन केस ऑफ फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट अगर लगता है सेंटर को, तो उस केस में मान लो कोई कॉमन ग्राउंड नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पे एक डेडलॉक का सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो उस केस में सेंटर के पास अपर हैंड है कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। सेक्शन 7 आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसएग्रीमेंट के बेसिस पे अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो वहां पे सेंटर को ये अपर हैंड मिलता है कि वो आरबीआई को अपनी बात जो मनवानी है उसे रिटर्न में लिख के दे देगी, और उस केस में आरबीआई को ये जो है पास करना ही पड़ेगा, यानी कि सेंट्रल बोर्ड को पास करना ही पड़ेगा, और उस केस में आरबीआई के गवर्नर के पास कोई भी वहां पे से नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सेक्शन 7 जो है बेसिकली एक तरीके से मान लो कि सेंटर को थोड़ा सा प्रिविलेज देता है। लेकिन क्या ये सेक्शन 7 आज तक भारत के इतिहास में कभी भी यूज किया गया है? नहीं, आज तक सेक्शन 7 को भारत के इतिहास में कभी भी यूज नहीं किया गया। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द आरबीआई, और जब भी ऐसा कोई डिसएग्रीमेंट भी होता है तो वो सेक्शन 7 तक वहां पे बात पहुंचती नहीं है, क्योंकि सेंटर को भी पता है कि अगर वो सेक्शन 7 को यूज करेगी ना तो ऐसे मतलब एक प्रेसिडेंट आ जाएगा, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन खराब होगा, जिसके चलते इकोनॉमी की हालात भी थोड़े से खराब हो सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये सेक्शन 7 क्यों दिया गया, क्यों आरबीआई को थोड़ा सा सबऑर्डिनेट किया गया है इस कॉन्टेक्स्ट में? इसका रीजन बहुत सिंपल है। हर साल हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं, और सेंटर में जो बैठे लोग हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इस देश के। दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल टू द पीपल। 5 साल बाद इकोनॉमी की कोई भी हालात हो, जब वो जाएंगे वोट मांगने तो उन्हें ही समझाना पड़ेगा कि इकोनॉमी के हालात ऐसे क्यों हुए हैं। ये आरबीआई के अंदर बैठे वो टेक्नोक्रेट्स नहीं कहेंगे, ये आरबीआई के बैठे अंदर जो गवर्नर है उन्हें वहां जाके वोट नहीं मांगना है। तो अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के थ्रू, आरबीआई की अकाउंटेबिलिटी भी अगर आपको इंश्योर करनी है तो गवर्नमेंट के थ्रू करनी है। तो पहली बात तो अपर हैंड देने का क्या रीजन है कि हमें अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है, और वे अकाउंटेबिलिटी सेंटर के थ्रू करनी है, क्योंकि दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री, पहला। दूसरा, हमने एक डिस्टेंस क्यों मेंटेन किया है आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर? रीजन सिंपल है यार, सेंटर जो है ना एक्सपेंडिचर करती है, ही सेंटर द स्पेंड है, वो खर्च करता है, और आरबीआई जो है वो मनी को क्रिएट करता है। मान लो कि एक इंसान मनी को क्रिएट भी करता है और वही खर्च भी करता है, तो उसके पास अपनी सेल्फ रेगुलेशन हो पाएगी? नहीं, बहुत मुश्किल है कि सेंटर के आरबीआई के पास या फिर जो भी ऐसी अथॉरिटी है जो खर्च भी करती है प्रिंट भी करती है, तो वो एक मैनेज करेगी, वो प्रूडेंट तरीके से चीजों को करेगी? नहीं, बहुत मुश्किल हो सकता है यहाँ पे। इस केस में ये डिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी है कि जो खर्च करता है और जो मनी को प्रिंट करता है उनमें एक नेचुरल डिस्टेंस, नेचुरल सेपरेशन हो सके, जिसके बेसिस पे आप चीजों को बेहतर कर पाओ, जिसके बेसिस पे आप अपनी फंक्शनिंग को बहुत ही नेचुरल तरीके से प्रूडेंट वे में अच्छे कर पाओ, है ना? तो ये सारी चीजें हैं जिसके चलते हमने चीजें करी हैं। ठीक है, ओके। अब और तीसरा रीजन है, किसी भी देश में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बहुत मुश्किल है, ये लगभग नियर टू इम्पॉसिबल है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन को इतनी सारी पावर दे दो और वो मतलब आंसरेबल हो ही ना। ठीक है, हम ऑटोनॉमी की बात मानते हैं, हम जानते हैं कि ऑटोनमस होना बहुत जरूरी है अगर आपको इंडिपेंडेंट तरीके से एफिशिएंट वे में फंक्शनिंग करनी है, लेकिन आपको आंसरेबल भी तो होना पड़ेगा, जिसके चलते हमने ये चीजें करी है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम आरबीआई की ऑटोनॉमी को डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि ये ऑटोनमस भी है और अकाउंटेबल भी है अल्टीमेटली थ्रू द गवर्नमेंट, है ना? इसलिए हमने ये चीजें करा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ना इसी विवेक सिंह की इकोनॉमी में एक बड़ा अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है, एक टॉपिक है कि क्या जो लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स, जो लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या उन्हें भी अपने बैंक्स खोलने चाहिए? इस पे भी बहुत सारा डिबेट होता है। तो देखो होता क्या है, भारत को लगभग आजाद हुए ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो गए, है ना? लिबरलाइजेशन किए हुए हमें लगभग 3 दशक हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप भारत के बैंकों का जो बैलेंस शीट है वो अगर देखोगे तो हमारी जीडीपी का 3.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की जीडीपी हमारी, उसका 70% ही भारत के बैंकों का ये जो ग्लोबल बैंक बैलेंस शीट आता है। इन कंपैरिजन अगर आप देखो चाइना को, तो चाइना मतलब जस्ट इमेजिन, चाइना तो बहुत आगे है,
175%, है ना, प्राइवेट सेक्टर। अब चाइना, जापान, यूएस, कोरिया, इन सभी के जो बैलेंस शीट है बैंकों के वो ऑलमोस्ट 150% के आगे है, और भारत कहाँ 70% के आसपास खड़ा है। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड समझ में आ रहा है। तो भारत की इकोनॉमी को ग्रो अगर करना है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, तो उन्हें पैसा तो चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा, बैंकों से आएगा। और आपको भी पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके पास उतने पैसे है नहीं। वहां पे ऑलरेडी एनपीए वाली प्रॉब्लम चल रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आगे क्लास में समझेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में। बट अभी ये समझ लीजिए, ऐसे एसेट्स, ऐसे लोन जो उनको वापस मिले ही नहीं, तो उनके पास तो वो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है। इस केस में कॉर्पोरेट सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, अगर वो लोन देना स्टार्ट कर दे, वो बैंकों की तरह काम करना स्टार्ट करे। लेकिन ना यहाँ पे ये जो ऑप्शन है उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे अब कुछ भी चीजें करोगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर चीजें बहुत ही ग्लूमी नजर आती है, बहुत ही ब्राइट नजर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या सारी प्रॉब्लम्स है। पहला ये प्रॉब्लम है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मान लो अगर कॉर्पोरेट हाउसेस ने अपने बैंक्स खोले, तो चांसेस ज्यादा है कि वो ऐसे लोगों को लोन देंगे जो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले। उनको लोन देने के लिए वो आराम से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर देंगे, है ना। तो एक तरीके से बायसनेस उनके लेंडिंग में आ जाएगा, और जब भी लेंडिंग में बायसनेस आएगा तो आपको भी पता है कि वहां पे चीजें इफेक्टिव तो हो नहीं सकती है। तो उसके बाद वो क्रोनीज अपने जो नेक्सस के साथ उन्होंने जो टीम बनाई है, उन्हीं को आप लोन बार बार देते रहोगे। रिसेंट टाइम में आपने भी देखा होगा कि एक टर्म होता है जिसको आप बोलते हो, एक मिनट, हाँ, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। अब एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या होता है कि जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज होती है ना, अगर वो बैंक खोल देती है, जिनके ऑनर जो होते हैं कॉर्पोरेट हाउस के मालिक होते हैं, तो जनरली क्या करते हैं, मान लो कि उन्होंने एक इंसान ए को लोन दिया, जब ये ए लोन चुका नहीं पाता है तो ये कंपनी फिर से इनको लोन देती है ताकि वो अपना लोन चुका पाए। तो लोन आपने नया नहीं दिया है, आपने बेसिकली क्या करा है, जो लोन आपके पास पहले से पेंडिंग थे, आपने उसी को चुकाने के लिए फिर से लोन दे दिया है। दिस इज कॉल्ड एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। अब ये बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छी चीज है नहीं। ठीक, ओके। सेकेंड थिंग ये है, सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है यार अभी भी, मतलब आई एम नॉट दैट मच गुड, बट स्टिल कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड चीज ये आता है कि मान लो कि आरबीआई, आपने ये बोला कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्यों ना आरबीआई को थोड़ा सा पावर दे देते हैं कि वो डील कर लेगी। यार दिक्कत ये है ना कि अगर आप आरबीआई को लीगल फ्रेमवर्क या फिर रेगुलेटरी टूल्स दे भी दो, तो वो ना बस चीजों के होने के बाद रिएक्ट करेगी। उसे पता कैसे चलेगा कि वहां पे इंटरलेंडिंग हो रहा है। इंटरलेंडिंग समझ में आ रहा है? इंटरकनेक्टेड लेंडिंग का मतलब क्या है, कि बैंक आपस में ही वो मतलब बोरोइंग एंड चीज कर रहे हैं। तो इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है कि आपने किसको दिया किसको नहीं दिया। मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल है। अब मॉनिटरिंग करना भी होगा तो आपको बहुत सारे इंटरकनेक्टेड इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ ट्रांजैक्शन को डील करना पड़ेगा। फिर उस केस में अगर आप एजेंसीज का यूज करोगे, तो एजेंसीज के अंदर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो प्लेयर्स है उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी होते हैं। अब वो कनेक्शंस का यूज करके शायद इस चीज को इसी से बाहर भी निकल जाए, है ना। तो ये दिक्कत तो है। ठीक है, अब मान लो, चलो ठीक है, इतना सारा हम लोग छोड़ देते हैं। आरबीआई ने क्या बोला कि हम आपको पावर भी मिल गया, आप रेगुलेट भी करना स्टार्ट कर दोगे, आप ट्रेस भी कर लिया, आपने मॉनिटरिंग भी कर ली, लेकिन आप रिएक्ट कैसे करोगे? अगर जैसे आप रिएक्ट करोगे, आपने थोड़ी सी स्ट्रिंगेंट पॉलिसी अपनाई, थोड़ी सी आपने वहां पे चीजें स्ट्रॉन्ग और कठोर करी, उस केस में बैंकों के अंदर जिनके पैसे हैं, जो डिपॉजिटर्स जिन्होंने पैसे जमा किए हैं, उनके अंदर मिसट्रस्ट आएगा। जैसे ही मिसट्रस्ट आएगा, डिपॉजिट्स निकलना स्टार्ट। अब जिसके चलते वो बैंक्स फेलियर, बैंक से भरोसा टूट जाएगा और बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकती है। ये सारे प्रॉब्लम्स है। और साथ ही साथ एक और लास्ट चीज ये है कि अगर ये जो ट्रस्ट है ना टूटा, तो ये ट्रस्ट किसके चलते टूटा है यार? कि बैंकों के चलते नहीं टूटा है। ये एक्चुअली में ये ऐसे नॉन बैंकिंग एंटिटीज जो कि ओन्ड बाय कॉर्पोरेट प्लेयर्स थे, जिनके चलते उनका ट्रस्ट टूटा। वो ट्रस्ट जो है वो एक्चुअली में आपका मतलब धीरे धीरे इंपैक्ट कर जाएगा किसी और चीज में भी, मतलब जो बैंकिंग सेक्टर है, जो एक्चुअल बैंक है, उन पे भी इंपैक्ट कर जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास ऑफ बोरोवर्स जो कि बिग कॉर्पोरेट्स वाले हैं,
उसे अलग रखें, और जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं, उन्हें अलग रखें। अगर आपको चीज़ें करनी भी, आपको पैसा चाहिए भी, अगर आपको अपनी ग्रोथ बढ़ानी भी है, तो एक काम कर लीजिए कि वहाँ पे आप सुपरवाइजरी मैकेनिज्म जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, चलो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे, और जो लोन्स की कैटेगरी वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।